ख़वातीन और हज़रात, प्राइम टीवी पर आपको खुश आमदीद। इनसाइट विद प्राइम के साथ मैं आपका होस्ट तैमूर इकबाल। हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद सरदार उस्मान अली खान, चेयरमैन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस यूथ विंग फॉर ऑल जम्मू एंड कश्मीर। आज़ाद कश्मीर के मुमताज़ तरीन सियासी ख़ानदान से इनका ताल्लुक। सरदार अब्दुल कयूम खान साहब के पोते और सरदार अतीक अहमद खान साहब के साहबजादे। साथ में ये भी बताता चलूँ कि सरदार अब्दुल कयूम खान और सरदार अतीक अहमद खान दोनों कश्मीर के साबका वज़ीर आज़म रह चुके हैं। सरदार उस्मान अहमद खान साहब, प्राइम टीवी पर आपको खुश आमदीद। सरदार उस्मान अली खान, कंटिन्यूएशन ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स या एक आम सियासी वर्कर? दोनों, और दोनों इस तरह के आज़ाद कश्मीर या पाकिस्तान या जनरली मैं अक्सर कहता हूँ कि इंडो पाक की पॉलिटिक्स से मौरूसियत पॉलिटिक्स से नहीं बल्कि इस कल्चर से निकालना फ़िलहाल मुश्किल है, लिहाजा उसको एक कॉन्टीन्यूटी भी समझना चाहिए और साथ ही साथ एक पॉलिटिकल वर्कर भी। और पॉलिटिकल वर्कर इसलिए चूँकि अनलाइक मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया, आज़ाद कश्मीर में कोई जागीरदार नहीं है। आज़ाद कश्मीर में कोई ट्राइबल सिस्टम उस तरह का नहीं है कि कोई भी किसी को खड़ा करेगा यहाँ पे कि ये कॉन्स्टिट्यूंसी और यहाँ से सारे लोग उसको वोट दे देंगे। मैं 2 इलेक्शन लूज़ किए हैं, 2011 के जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शंस। तो अगर ये डायनेस्टिक कॉन्टीन्यूटी तो यकीनन मैं उसको उस तरह मुझे शायद इसमें आई वुड हैव विन। चलें फिर आपके वाले साहब की मैं बात करता हूँ, सरदार अतीक अहमद खान की। अभी रिसेंटली उन पर भी काफ़ी बड़ा, आपके अपनी ही पार्टी के कुछ लोग थे जो सीनियर सियासतदान थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी, और इल्ज़ाम ये भी था कि जी अब जो भी मामला होते हैं, गुफ्तगू होते हैं, सरदार उस्मान को सामने लाया जा रहा है और हमें कहा जा रहा है कि एक ना तजर्बाकार यंग लड़के से हमारी बात कराएं या इससे आप बात करें, इस ये मामला को देखेंगे। तो इस वजह से भी कुछ इंटरनल रिफ्ट्स आई हैं, इश्यूज़ आए हैं, कुछ पार्टी के आपके लोग जो हैं वो नाखुश भी हैं। वो क्या सिलसिला है? देखिए, पार्टी जनरली किसी भी पार्टी के अंदर जब भी नौजवान थोड़े से आगे आते हैं, कभी भी हमारे यहाँ स्पेशली उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता। लेकिन ये बात गलत है कि मेरी कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस थी या मुझे कोई रेफ़र किया जाता था। ऑल्दो मैं एक्टिव पॉलिटिकल वर्कर हूँ, मैं कोई खामोश नहीं रहता, मैं एक्टिव रहता हूँ, मामलात में गुफ्तगू भी करता हूँ, अपना ओपिनियन भी देता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे कोई रेफ़र किया जाता था। इन द इंटायर गवर्नमेंट फॉर 5 ईयर्स, 5 साल हुकूमत रही, आगे पीछे थोड़ा सा अरसा रहा इसमें से माइनस, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं तकरीबन गवर्नेंस के इश्यूज से लाताल्लुक़ रहा हूँ। अच्छा जी, मैं ज़्यादा उस वक्त अपने यूथ विंग को और स्टूडेंट्स विंग को ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काम करता रहा, सबको पता है इस बात का। अच्छा, ये आपने यूथ विंग के आप चेयरमैन भी हैं मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के। बहुत आजकल पिछले स्पेशली 5 साल में, स्पेशली विद द राइज ऑफ पीटीआई और इमरान खान साहब जिस तरह उठे, बार बार यूथ मोबिलाइजेशन की बात कर रहे हैं, और हमने उनकी जो पाकिस्तानी यूथ का, स्पेशली जो अर्बन यूथ का रिस्पांस भी देखा है, उनके किस तरह उन्होंने उनको मोबिलाइज़ किया है। तो जब आप अपने कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में यूथ कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, यूथ विंग की बात करते हैं, तो उसके हवाले से अभी तक आपका क्या रोल है, उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की क्या विजन है, उसको आप किस तरह आगे लेके चल रहे हैं? देखिए, कश्मीर की यूथ का आप सियासत में कैसा रोल आके देख रहे हैं? फॉर कश्मीरीज, मैं पहले तो कश्मीर के अंदर 2 तरह के मकातब फ़िक्र हैं। एक जो कश्मीर को ख़ुद मुख्तार के नज़रिए से देखते हैं, कश्मीर को इलाक़े पाकिस्तान के नज़रिए से देखते हैं। डोमिनेंस ज़्यादा इलाक़े पाकिस्तान के नज़रिए की थी, लेकिन उसको तरवीज की उसकी ज़रूरत रहती है फॉर विद द पैसेज ऑफ टाइम। यंग जनरेशन को उसमें इंक्लूड करना पड़ता है, आपको उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि वाई एक्सेशन विद पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान का पर्पस क्या है, सिक्योरिटी डिफेंस से उसका ताल्लुक क्या है। आपके स्कूल ऑफ थॉट से? मैं ऑफ कोर्स एक्सेशन ऑफ पाकिस्तान स्कूल ऑफ थॉट से हूँ। जी ठीक। तो आइडियोलॉजिकल इंडोक्ट्रिनेशन की ज़रूरत होती है, इनफैक्ट उससे बहुत ज़्यादा, कि गवर्नेंस इशू से बहुत ज़्यादा। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम थिंग्स हैव चेंज्ड, तो अब आपको उनके साथ साथ आइडियोलॉजी के साथ साथ उनको कुछ और इंसेंटिव्स भी देने पड़ेंगे जिसकी वजह से यूथ को आप अट्रैक्ट कर सकें। उनको स्पेशली जो इंसेंटिव है वो उनकी इन्वॉल्वमेंट है इन ओपिनियन मेकिंग, इन पॉलिसी मेकिंग एंड इन गवर्नेंस। बट सरदार साहब, इशू जो यहाँ बहुत बड़ा ही आता है, जैसे आपने बात की है, 2 मुकातब फ़िक्र हैं। एक जो कश्मीर को एक सेपरेट एंटिटी के तौर पे देखता है, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक चाहता है। जो कश्मीर की यूथ है जो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करना चाह रही है, जब उसको डे 1 से यही इंप्रेशन है कि जी पाकिस्तान एज ए मेजर पावर, ये पाकिस्तान या इंडिया 2 कंट्रीज़ हैं जो हमारे फ्यूचर को, चले हम आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, तो हमारी सारी पॉलिसीज़ या तो इस्लामाबाद से आनी है या GHQ रावलपिंडी से आनी है। तो यूथ किस तरह वो उस एक मोटिवेशन के साथ, उस एक इंथुजियाज़म के साथ कश्मीर की पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेगी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ बातें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी एज ए कश्मीरी।
वी हैव कलेक्टिवली कश्मीरीज अक्रॉस बोर्ड, मैं कहता हूँ कि वी हैव कलेक्टिवली फेल्ड to suggest anything other than United Nations resolutions. तो we are sticking to that once again. अगर इसके अलावा कोई और पॉलिसी आती है, कोई और सोल्यूशन आता है, कोई और बात आती है, कश्मीरी यूथ की तरफ से आती है, किसी भी एंगल से आती है, तो मेरा ख्याल में कि उसको कंसिडर करने के लिए सारे रेडीली तैयार हैं। लेकिन एक कंसेंसस होना चाहिए। जब आप कश्मीर, आज़ाद कश्मीर से या पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, तो यू नीड टू हैव अ कंसेंसस अमंग कश्मीरी नेशन और कश्मीरी लीडरशिप। इट इज़ नॉट कि आप कोई एक स्कूल ऑफ थॉट एक बात कह रहा है या दूसरी बात कह रहा है। तो पाकिस्तान, अगर आप अपनी पॉलिसीज़ नहीं बना सकेंगे, अगर आप अपनी पॉलिसी कंसेंसस के साथ बिल्डअप करने में नाकाम रहेंगे, तो ऑब्वियसली यू विल बी डिक्टेटेड बाय एनीबडी। ये एक जनरल फिलॉसफी है जो पाकिस्तान और इंडिया के केस में एप्लीकेबल समझते हैं कि इसके अंदर कहीं ना कहीं आपके बुजुर्गों की और आपके जो सियासत के जो बड़े हैं उनकी गलतियां हैं, उनकी कमज़ोरियां हैं। मेरे ख्याल में कि इसमें कमज़ोरियाँ तो नहीं हैं। जो स्टेटस इस वक्त मौजूद है, जो स्टेटस इस वक्त आज़ाद कश्मीर के पास है, उसको अचीव करने में उनकी बहुत एफर्ट्स हैं। और ऑब्वियसली जब पॉलिटिक्स, उसमें आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल सही है, बहुत सारे इल्ज़ामात आते हैं उनके ऊपर, लेकिन उसको पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने आज़ाद कश्मीर के स्टेटस को और इस रियासत के वक़ार को और इसके साथ साथ मसला कश्मीर को अगर बचा के रखा है, तो वो मुस्लिम मैं अभी मसला कश्मीर पे तो खैर एक हमारी बहुत लंबी डिबेट है और कुछ उस पर भी बड़े आपसे हम सवाल आते हैं, उस पर आऊँगा। कमिंग बैक टू जो है सरदार अतीक साहब, आपके वाले साहब की बात कर रही हैं। 2009 में सुल्तान बाहू साहब ने बड़े उन पर इल्ज़ाम लगाए कि जी करप्शन, बैड गवर्नेंस, ये वो, जिस तरह पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान की गवर्नेंस स्टाइल को जब ये क्रिटिसाइज़ करते हैं तो इनकी भी खुद वही प्रैक्टिसेस हैं, ये सारी उन्हीं प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व रहे हैं, तो ये हमें किस कैपेसिटी में कोई इस तरह की बात करते हैं। और इनकी अपनी जो इनकी पॉलिसीज़ थी, इनकी अपनी जो एक नाअहली थी, उसकी वजह से ही वॉज शोन द एग्जिट डोर। एक तो इसके हवाले से आप कहेंगे, और सेकेंडली मियाँ नवाज शरीफ के साथ आपकी कोई ख़ास प्यार मोहब्बत क्यों है? मेरा ख्याल है कि जो आज़ाद कश्मीर में सरदार अतीक साहब की पहली गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी, उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई, फिर तीसरी गवर्नमेंट आई, और मेरा ख्याल है दुनिया ने शायद 150 साल की तारीख में शायद एक वाक़या कहीं इंग्लैंड में हुआ या कहीं पे और किसी कंट्री में हुआ, यहीं पे वेस्ट में हुआ, जिसमें उसी पार्लियामेंट ने एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस किया, और फिर अल्टीमेटली दो गवर्नमेंट्स को ट्राई करने के बाद उसी बंदे को दोबारा गवर्नमेंट में लेके आए। तो इसलिए ये तो बिल्कुल ये बात ऐसी नहीं है कि इसको कोई किया जा सके कि गवर्नेंस स्टाइल और ये वो दूसरा तीसरा। हाँ, सरदार अतीक साहब का एक अपना स्टाइल है गवर्नेंस का, सबका एक अपना होता है। जो कोई पर्सनालिटी आती है वो अपने साथ अपने सारे अच्छाइयाँ और बुराइयाँ साथ हुकूमत के अंदर लेके आती है। और आज पीपल्स पार्टी के पास एक बड़ा ओपन चांस था पिछले 1.5 सालों में। फेडरल में उनकी गवर्नमेंट थी, आज़ाद कश्मीर में उनकी गवर्नमेंट थी, अभी भी उनकी गवर्नमेंट है। वो केसेस लेके आए, वो कोर्ट्स में ट्रायल करें। सरदार अतीक का बिल्कुल होना चाहिए। अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ट्रायल की बातें हो रही हैं, अगर जनरल न्याजी के ट्रायल की बातें होती हैं, व्हाई नॉट सरदार अतीक? अगर कुछ है, if anybody has something concrete, just put it on before the court and let them decide कि क्या होता है। ये ब्लेम गेम ख़त्म होनी चाहिए। नंबर 2, आपने मियाँ साहब का कहा। मियाँ साहब के साथ हमारी कोई प्यार मोहब्बत की एक अजीब व गरीब सी दास्तानें हैं। मजाकिया मैंने आपसे बोला था, क्या रियलिटी कुछ इसकी बात, क्योंकि मैं बल्कि सरदार साहब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी थी, और मैं क्यों आपसे ये बात करना चाह रहा हूँ। कश्मीर की सियासत के हवाले से मेरा अपना एक ज़ाती जो ऑब्जर्वेशन है, और शायद कुछ लोग उससे एग्री भी करें, आम जो पब्लिक को उसके जो इनसाइड डायनामिक्स है उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। ठीक, अवेयरनेस लेवल कश्मीर के हवाले से कम है। जो हमारा मैक्सिमम अवेयरनेस लेवल या पाकिस्तानी पब्लिक का अवेयरनेस लेवल या इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो अवेयरनेस लेवल, वो मैक्सिमम ये है कि जी इंडिया गासिब है, इंडिया ने वहाँ वॉर की हुई है, और 7 लाख फोर्सेज हैं, 6 लाख फोर्सेज हैं, और कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग लड़ी है। अंदर क्या इक्वेशन है, अंदर क्या लड़ाई झगड़े हैं, कश्मीरी सियासत, कश्मीरी जो सियासतदान है, जो कश्मीर के अपने स्टेक होल्डर्स हैं, उनके अपने इंटरनल क्या इशूज़ हैं, उसके बारे में ऐसे लोगों को ऐसी कोई क्लियर अवेयरनेस नहीं होती। तो मेरे ख्याल से इस प्लेटफॉर्म के हवाले से मैं चाहता कि आपसे कुछ सवाल ऐसे पूछूंगा, बातें करूंगा, ताकि एक बड़ा क्लियर लेमैन अंदाज में आज पता लगे कि कश्मीर के अंदर इस वक्त पर्टिकुलरली क्या ऐसे इशूज़ हैं। तो विल स्टार्ट विद मियाँ साहब का, आपने बात की थी कि आप उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। जी, मियाँ साहब की बात यह है कि मियाँ साहब के साथ एक दौर में बहुत अच्छे टर्म्स रहे, और ऑनेस्टली स्पीकिंग मियाँ साहब जनरल ज़ियाउल हक साहब के बाद जो जनरल ज़िया के साथ पार्टियाँ थी जिसमें हम भी मौजूद थे, उन्होंने मियाँ साहब को ज़ियाउल हक के जानशीन के तौर पर अक्रॉस बोर्ड एक्सेप्ट किया। सो डिड द अफगान लीडरशिप। और फिर वहीं से बात चलती रही, बीच में सियासी उतार चढ़ाव आते रहे और बीच में कन्फ्यूजन्स आती हैं, एंड आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ गेम।
ऐसी जो मियाँ साहब के साथ इस वक्त नून लीग जिन लोगों पे मुश्तमिल है वो तमाम वो लोग हैं जो मुशर्रफ दौर में 5 साल हुकूमत कंप्लीट करके बैठे हुए हैं। ठीक। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम क्या है। जो कुछ भी है विद द पैसेज ऑफ टाइम मेरा ख्याल है कि ये सब मामला ठीक हो प्रॉब्लम जाएगा। होगी ना, बताएं तो सही ना। देखिए प्रॉब्लम्स की डिफरेंट एंगल्स हैं, वो एक लंबी चौड़ी तफसीलात हैं, कुछ बातें उनकी तरफ से हैं, कुछ बातें हमारी तरफ से। हमारे मुख्तसरन लेबल ये किया जाता है कि सरदार अतीक मुशर्रफ की बाकियात में है। ठीक है। और मैं बात वैसे किसी हद तक दुरुस्त है, वो बहुत हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जो असल बाकियात थी जिन्होंने 5 साल एंजॉय किया वो सारी मियाँ साहब के साथ है। अच्छा, आपने भी बात जनरल मुशर्रफ साहब की एक छोटी सी ब्रेक लूंगा। ब्रेक के वक्फे के बाद आपसे जनरल मुशर्रफ साहब का जो कश्मीर पे उनका स्टांस था, जिसके हवाले से कहा जाता है कि बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स होने वाली थी, उस पर हम बात करेंगे।